हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य संरक्षण का नियम। ठीक, केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 11th क्लास। ठीक, द्रव्य संरक्षण का नियम। इस नियम को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी इसे हम कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पदार्थ की अविनाशिता का नियम, यानी द्रव्य संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। सर्वप्रथम इसे किसने दिया था? कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो सन 1774 में 1774 में लेवोजियर नामक रसायनज्ञ ने इस प्रयोग को बताया। ठीक है ना। और इसे प्रयोग का आधार पर सिद्ध किसने किया? लेंडोल नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग का आधार पर प्रयोग करके बताया गया है ना कि द्रव्य संरक्षण का नियम होता है। ठीक, तो लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया और प्रयोगों के आधार पर जो सिद्ध करके बताया वो किसने बताया? लेंडोल ने बताया, है ना। तो देखिए क्या होता है द्रव्य संरक्षण का नियम, है ना। देखिए द्रव्य संरक्षण का नियम, ये पदार्थ की अविनाशिता का नियम इसे हम कहते हैं। देखिए तो पदार्थ की अविनाशिता का नियम क्या होता है वो अच्छे से हम समझेंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा के बारे में अपन पहले तो अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद इसके प्रयोग के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए द्रव्य संरक्षण का नियम क्या कहता है। ठीक, जब रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है और प्राप्त रासायनिक अभिक्रिया से जो प्राप्त उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है, उन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य संरक्षण का नियम बोलते हैं। और पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी इसे हम कहते हैं। तो ठीक है, देखिए, है ना, कोई हमने पदार्थ लिए, ठीक, कौन से? जैसे कि मान लो NaCl लेते हैं, NaCl प्लस क्या लेंगे? NaNO3, है ना, या फिर NaCl प्लस AgNO3 लेंगे। क्या लेंगे? AgNO3 लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या पदार्थ है। इस पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा, ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, नया उत्पाद बनाएंगे, उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो NaCl प्लस AgNO3 की अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3 क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो मान लो इसका जो द्रव्यमान है वो W1 है, इसका जो द्रव्यमान है वो W2 है ना। प्राप्त उत्पाद का जो द्रव्यमान W3 हो जाएगा और इसका W4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का जो द्रव्यमान है, प्राप्त उत्पाद अभिक्रिया से जो प्राप्त उत्पाद जो बना उसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यही क्या है? द्रव्य संरक्षण का नियम। ठीक है, आए समझ। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लो NaCl का जो है वो WA है द्रव्यमान, इसका है जो WB है, इसके बाद जो बनेगा WC प्लस WD उत्पाद बना। आगे समझ में आपको? ठीक, तो ये इन दो, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, सेम है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो क्या हुआ? तो इस नियम को हम किस एक प्रकार से और भी इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं कि इसके द्वारा ना तो पदार्थों को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी सिर्फ इसमें इसमें क्या किया जाता है? रूप या अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके रूप और में या अवस्था में इसको परिवर्तन किया जा सकता है। ना तो इसे बनाया जा, ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसका क्या किया जा सकता है? रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, ये द्रव्य संरक्षण का नियम हो गया। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा प्रयोग के आधार पर भी अपन समझ लेते हैं। ठीक, इसको हम थोड़ा प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर लेंगे। देखिए क्या होगा, है ना, ये दो कांच की ट्यूब लेंगे, कांच की दो ट्यूब लेंगे। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, इसको थोड़ा अपन ये गर्दन जैसा शेप दे देंगे, है ना, गर्दन जैसा शेप दे देंगे पूरा व्यवस्था।
हम कर दें कैसे सेव करें। ठीक, इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे और एक इसी लाइन नीचे और ऊपर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ढक्कन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इस ट्यूब को हम ऊपर से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये हो जाएगा। इस ट्यूब को हम क्या कर देंगे, ऊपर से बंद कर देंगे। देखिए ये हमने क्या लिया, 2 ट्यूब ली, ठीक है ना, 2 कांच की परख नलियाँ ली, 2 कांच के बर्तन लिए, 2 पात्र लिए। इसको हमने ट्यूब के द्वारा क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसको हमने पिघला कर बंद कर दिया, ट्यूब को है ना पूरी जॉइंट कर दिया। अब इसके अंदर क्या कर देंगे, हम एक तो लेंगे NaCl का विलयन, NaCl है ना, और यहाँ पर लेंगे एक AgNO3 है ना, ये इक्वा फॉर्म में होंगे। NaCl का जो विलयन लेंगे इक्वा फॉर्म में होगा, और AgNO3 का जो विलयन लेंगे ये भी इक्वा फॉर्म में होगा। यानी NaCl का जली विलयन और AgNO3 का जली विलयन हम इसके अंदर लेंगे, ठीक है ना। ये NaCl हमने डाल दिया, इसमें एक विलयन लिया इस टाइप। दूसरे पात्र में हम एक और विलयन लेंगे, जो हो जाएगा हमारे पास AgNO3 का विलयन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, है ना, इसको रख देंगे। रखने के बाद इसको क्या करेंगे, हम जैसा पूरा कंप्लीट करने के बाद बिना हिलाए डुलाए, बिना अभिक्रिया कर पाए क्या करेंगे, इसको हम तोलेंगे तो इसका जो वजन आएगा, वो वेट आएगा, इसका जो द्रव्यमान होगा वो W1 ग्राम ही मान लो, ठीक है। W1 ग्राम इसका हमने क्या करा, वेट मान लिया, इसका मास मान लिया, इसका द्रव्यमान है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको उठाएंगे हम और इस प्रकार के शेप में थोड़ा घुमाएंगे, इस तरीके से थोड़े से हिलाएंगे, ठीक है। हिलाने के बाद जो होगा वो NaCl का जो विलयन है, ये AgNO3 का विलयन, दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, यानी दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद जो बनेगा वो देखते हैं अपन कौन सा बनता है। देखिए तो NaCl प्लस यहाँ पर जो लिया हमने AgNO3 लिया, बनेगा हमारे पास जो उत्पाद जो बनेगा वो है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। AgCl प्लस NaNO3 यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, मान लो इसका द्रव्यमान जो था W1 है, ठीक है ना। इसका पूरे का जो द्रव्यमान मास से तोलने के पहले लिया था हमने तो W1 ग्राम था, और बनने के बाद हमने फिर से वापस इसको तोला और वापस जो इसका जो द्रव्यमान आया वो W2 ग्राम आया, ठीक है ना, W2 ग्राम, ठीक। तो W1 ग्राम का वेट मान लो, जो द्रव्यमान है वो मान लो 21 ग्राम रहा होगा, है ना। तो अभिक्रिया करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद जो हम बनाएंगे, इसको तोलेंगे वापस से, तो क्या हो जाएगा, इसका वजन वापस से 21 ग्राम ही रहेगा। यानी द्रव्यमान में डिफरेंट आएगा, द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आया। यानी हमने जो रिएक्शन करी, जो अभिक्रिया करी, तो अभिक्रिया से जो प्राप्त उत्पाद बना हमारे पास, उसमें क्या करा हमने, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, यानी जैसा था वैसा, लेकिन सिर्फ रूप या अवस्था परिवर्तन हुआ। यानी NaCl पदार्थ लिया, AgNO3 पदार्थ लिए, दोनों के आपस में रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास बना AgCl प्लस NaNO3 बना, ठीक। W1 को लिया हमने, W2 हमारे पास बना, ठीक। तो क्या हुआ, इसके रूप या अवस्था में परिवर्तन हुआ कि द्रव्यमान परिवर्तन हुआ। तो इसी प्रकार हम इसको समझ सकते हैं द्रव्य संरक्षण के नियम को, कि इसके द्वारा न तो पदार्थों को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका रूपांतरण किया जा सकता है, सिर्फ रूप और अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो यही है द्रव्य संरक्षण का नियम। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आप। देखिए इसका है मान लो वे, इसको मान लिया हमने WA प्लस इसको मान लिया WB, ठीक। हमने आपस में रिएक्शन करवाई, क्या बना, WC प्लस WD बना, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया जो करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, WA प्लस WB इक्वल टू WC, है ना।
यानी ऐसे समझ लो, ए प्लस बी क्या बना, सी प्लस डी बन गया। यानी ए जो है वो डब्ल्यू ए है हमारे पास, जो बी है वो डब्ल्यू बी है, क्या बना, डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी बन गया। ठीक है, यानी जो भाग लेने वाले पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो प्राप्त उत्पाद के द्रव्यमान का बराबर है। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद पदार्थ का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त हुआ उत्पाद का द्रव्यमान क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। यानी इसका जो अभिक्रिया के पहले इसका जो द्रव्यमान रहा वो 21 ग्राम रहा होगा, तो अभिक्रिया करने के बाद अगर इसका द्रव्यमान वो चेक करेंगे, हम इसको तोलेंगे तो 21 ही ग्राम आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसका सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, यानी रूप और अवस्था में ही परिवर्तन किया जा सकता है ना। तो इस नियम की परिभाषा एक बार और देख लेते हैं। ठीक, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसको इस प्रकार से हम समझेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दी थी, सभी वहाँ से इसका आंसर और डेफिनेशन डायग्राम सहित पूरा समझाया हुआ है, लिखा हुआ है कंप्लीट, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। ठीक, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इसको यहाँ पर अच्छे से आप समझ लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम में दूसरे नंबर वाला नियम कौन सा है, जो स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम ये किसने दिया, देखिए ये हम लिखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ठीक, किसने दिया था इसको, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने। जोसेफ प्रॉस्ट कब दिया था, 1799 में दिया। ठीक है ना, जोसेफ प्रॉस्ट ने 1799 में नियम दिया था, कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम है ना। क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम, उसको अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है ना, जब किसी यौगिक में, इस नियम के अनुसार परिभाषा समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है, जो भी यौगिक होगा उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो तत्व होंगे, उन तत्वों के द्रव्यमान में क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा। वो निश्चित अनुपात ही क्या कहलाएगा, स्थिर अनुपात का नियम कहलाएगा। स्थिर रहेगा यानी निश्चित द्रव्यमान वाले उनके यौगिक के तत्वों में क्या होगा, निश्चित द्रव्यमान होगा। कोई भी कंपाउंड लेंगे, कोई भी यौगिक लेंगे, उनके अंदर भिन्न भिन्न एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट का जो द्रव्यमान रहेगा वो क्या होगा, निश्चित रहेगा। ठीक है ना, मान लो जैसे कि NaCl की बात करते हैं, है ना, H2O की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, ये क्या है, कंपाउंड। इनके अंदर जो उपस्थित एलिमेंट है, जैसे NaCl, तो यहाँ पर Na हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, ये H हो गया, H2O हो गया, ये अलग अलग क्या एलिमेंट है, Cl हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्या है, एलिमेंट। तो इन एलिमेंट के द्रव्यमान में क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा, है ना। तो अपन समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक ले लेते हैं अपन, कोई भी मान लो हम H2O जल की बात करते हैं। देखना H2O हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं H2O। ठीक है, H2O को हम चाहे किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त करें, ठीक, चाहे इसको हम कुएं से प्राप्त करें, चाहे रिवर नदी से प्राप्त करें, चाहे तालाब से, चाहे समुद्र से, या चाहे बारिश का गिरते हुए पानी से हम इकट्ठा करके उसको इस प्राप्त करेंगे H2O। ठीक है ना, बारिश से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो H2O को चाहे किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त करें, कोई भी सोर्स हो इसके बनने का, लेकिन क्या होगा, इनके जो एलिमेंट है, इनके तत्व हैं, में उनका द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है ना, उनके तत्वों के द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित है। जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पर H2O है, तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे अपन। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का जो यहाँ पर होगा परमाणु द्रव्यमान, क्या होगा, हाइड्रोजन का जो होगा परमाणु द्रव्यमान 1 यह नीचे वाला क्रमांक ही, ऊपर वाला द्रव्यमान। ठीक है, तो 1 होगा, यानी और ऑक्सीजन का जो होगा वो होगा 8-16। क्या होगा, 8-16, यानी 8 जो होगा परमाणु क्रमांक है, और जो ऊपर वाले जो है ये द्रव्यमान है। ठीक है ना, तो ये आप कुछ एलिमेंटों के
परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आपको याद करना रहेंगे। मैंने आपको पीडीएफ में भेज दिए हैं, उसमें आप लिख लेना। बहुत सारे एलिमेंट जो हैं उनके परमाणु क्रमांक भी दिए हैं और परमाणु द्रव्यमान भी दिए हैं। जो नीचे वाले हैं ये परमाणु क्रमांक है और जो ऊपर वाले हैं ये परमाणु द्रव्यमान है। इनको आप मौखिक याद कर लेना, ये आगे बहुत हेल्पफुल रहेंगे, यूजफुल रहेंगे, केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। वहाँ से मैंने जो लिखवाए पीडीएफ फाइल में दिए हैं आपको, वहाँ से आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 1 है ना, और ऑक्सीजन का कितना होगा 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 हमारे पास है ना, तो हम 2 ले लेंगे यहाँ पे। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16 है। ठीक 16, तो इसको 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 2 8 16। ठीक है ना, तो 1:8 के रूप में इसका रेशो निकल कर आएगा। तो इसका एक निश्चित द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया? निश्चित अनुपात हो गया। निश्चित अनुपात 1.8। ठीक 1.8 के अनुपात में ये है। ठीक, इसी प्रकार आप किसका समझ लेंगे, इसी प्रकार आप देखो यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देख रहे हैं, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो इसको कार्बन ऑक्सीजन का जो अनुपात निकाल कर देखेंगे हम, क्या हो जाएगा, इसको 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 है ना, 4 से कटेंगे, 4 3 12 है ना, और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका रेशो निकल कर आएगा वो 3:4 के अनुपात में निकल कर आएगा। यानी जो भी यौगिक हैं, जो भी कंपाउंड लिया हमने, उसके अंदर उपस्थित उनके तत्वों का जो एक द्रव्यमान होगा निश्चित होगा, चाहे उसको किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया होगा। ठीक है ना, तो यही कहलाएगा स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहलाएगा? किसी भी यौगिक में, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर H2O को भी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझ लिया। तो इनका रेशो आया है ना, H2O का जो रेशो आया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो आया है निकल कर आया है यहाँ पर हमारे पास 1:8, और कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो निकल कर आया है हमारे पास वो 3:4। ठीक है ना, तो 3:4 के रूप में जो आया ये ना, ये जो है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए।